नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। कहा, दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बांग्लादेश में अगले वर्ष 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होंगे। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में दरार और गहरी। सैन्य अदालत ने पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हामिद को 14 साल की सजा सुनाई। और म्यांमार में रखाई प्रांत में सैन्य हवाई हमले में 34 लोगों की मृत्यु। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री ट्रंप के साथ द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोल्ड कार्ड वीजा योजना की घोषणा, इसके अंतर्गत विदेशी लोगों को $10 लाख के शुल्क पर अमेरिका में निवास और नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। श्री ट्रंप ने इसकी घोषणा इस वर्ष शुरुआत में की थी। कर्मचारियों को प्रायोजित करने वाले व्यवसायों को $20 लाख का भुगतान करना होगा, जबकि कर छूट के साथ आने वाले प्लेटिनियम संस्करण की लागत $50 लाख होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह अमेरिका के हित में नहीं है कि दूसरे देशों के विद्यार्थी अमेरिका के शीर्ष विद्यालयों में स्नातक के बाद अपने घर वापस चले जाएं। अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की सरकार के विरुद्ध बढ़ते दबाव के बीच वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर को जब्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के इस कदम की घोषणा करते हुए इसे अमेरिकी बलों द्वारा जब्त किया गया अब तक का सबसे बड़ा टैंकर बताया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि जहाज वेनेजुएला और ईरान दोनों देशों से जुड़े प्रतिबंधित तेल को ले जा रहा था। वेनेजुएला ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय डकैती बताया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा कि उनका देश कभी भी एक औपनिवेशिक नहीं बनेगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच उपजे नए तनाव, इसी जब्ती के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। बांग्लादेश में 13वीं राष्ट्रीय संसद के चुनाव अगले वर्ष 12 फरवरी को कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन ने आज इसकी घोषणा की। बांग्लादेश का जुलाई राष्ट्रीय संविधान लागू करने के संबंध में जनमत संग्रह भी उसी दिन आयोजित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 29 दिसंबर तक दाखिल किए जाएंगे। उनकी जांच 30 दिसंबर से अगले वर्ष 4 जनवरी तक की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। इसके बाद चुनावी प्रतीक आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 21 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव प्रचार 22 जनवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी सुबह 7:30 बजे तक चलेगा। 12 फरवरी को सुबह 7:30 से शाम 4:30 बजे तक सभी 300 निर्वाचन क्षेत्रों में लगातार मतदान होगा। कुल 12.77 करोड़ से अधिक मतदाता इस चुनाव में भाग लेने के योग्य है। विदेश में रह रहे बांग्लादेशी प्रवासी डाक मतपत्र के जरिए वोट डाल सकेंगे और अब तक 3 लाख से अधिक प्रवासी मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। नवल संघ परमार, विश्व समाचार, ढाका। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर बढ़ते तनाव, विशेष रूप से रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूर्व खुफिया एजेंसियों से जुड़े गुटों के बीच एक सैन्य अदालत ने आज पूर्व इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI प्रमुख फैज हामिद को 14 साल की सजा सुनाई है। ये फैसला मौजूदा सेना नेतृत्व और ISI के प्रभावशाली तत्वों के बीच बढ़ती खाई को दर्शाता है, जिन्हें हाल के वर्षों में राजनीतिक रूप से मुखर माना जाता था। एक रिपोर्ट। हामिद ने वर्ष 2019 से 2021 तक ISI के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, सत्ता का दुरुपयोग करने, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप थे। अगस्त 2024 में गठित फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें सभी आरोपों में दोषी पाया। ISI के पूर्व प्रमुख के लिए अभूतपूर्व यह दोष सिद्धि पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र के भीतर चल रहे सत्ता पुनर्गठन में एक महत्वपूर्ण क्षण का परिचय था। यह जनरल मुनीर के अधिकार को मजबूत करने और प्रतिद्वंदी गुटों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के प्रयासों का संकेत है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
म्यांमार में कल रात रखाइन प्रांत में मरोक यू के एक अस्पताल में कल रात सेना के हवाई हमले में लगभग 34 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस क्षेत्र पर अराकान आर्मी का नियंत्रण है। अराकान आर्मी हुंटा के विरुद्ध संघर्षरत सबसे सशक्त जातीय बलों में से एक है। सेना ने हाल के महीनों में हवाई हमलों में वृद्धि हुई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि वे तालिबान के साथ व्यवहारिक जुड़ाव का समर्थन करता है, क्योंकि केवल दंडात्मक उपायों पर निर्भर रहने से अफगानिस्तान में बदलाव नहीं आएगा। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कल अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करता है कि वे ऐसी सूक्ष्म नीतिगत व्यवस्थाएं अपनाएं जिनसे अफगानिस्तान के लोगों को स्थायी लाभ मिल सके। श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संतुलित नीतियां अपनानी चाहिए जिनसे अफगान लोगों को वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि काबुल में भारत ने अपने मिशन का पूर्ण दूतावास का दर्जा बहाल कर दिया है। श्री हरीश ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के विकास और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय यात्रियों को थाईलैंड कंबोडिया सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने से पहले आधिकारिक जानकारी की जांच करने की सलाह दी है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा के निकट की स्थिति को देखते हुए ये सलाह दी गई है। एक रिपोर्ट। थाईलैंड के अधिकारियों ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में यात्रा सामान्य है, लेकिन कुछ सीमावर्ती मार्ग प्रभावित हैं। बान खलोंग लियू के लिए रेल सेवाएं निलंबित है। कंथारा लग जाने वाली बसों का मार्ग बदला जा रहा है और यात्रियों को बुरीराम में रूट 348 से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि बैंकॉक, चियांग माई, फुकेत और पटाया जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल खुले हैं। इस बीच यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की तत्काल सुरक्षा का आह्वान किया है, क्योंकि दोनों देश विश्व धरोहर स्थल प्रेह विहार मंदिर के पास तोप खाने और रॉकेट हमलों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। भारत और ब्राजील ने आज रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने, संयुक्त परिचालन ढांचे को सशक्त करने, प्रशिक्षण शिविरों, समुद्री सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में समन्वय प्रगाढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ रक्षा संबंधों पर चर्चा की। भारतीय नौसेना ने कहा कि अपनी 4 दिवसीय ब्राजील यात्रा के दौरान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार सेस्लो अमोरिम और ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मूसियो मोदेंत्रो से मुलाकात की। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाजकोव ने आज इस्तीफा दे दिया है। यूरोजोन में शामिल होने से कुछ सप्ताह पहले देश भर में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने त्यागपत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से कुछ मिनट पहले ही अपने इस्तीफे की घोषणा की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 214 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने 90 रन बनाए, वहीं भारत के वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। उधर एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत के अब्दुल कादिर इंदौरी ने 50 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर बैग स्ट्रोक तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने बधाई देते हुए कहा कि ये भारत के लिए सुनहरा अवसर है। ये प्रतियोगिता 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक खेली जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। कहा, दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होंगे। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में दरार और गहरी। सैन्य अदालत ने पूर्व ISI प्रमुख फैज हामिद को 14 साल की सजा सुनाई। और म्यांमार में रखाइन प्रांत पर सैन्य हवाई हमले में 34 लोगों की मृत्यु। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 214 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।